नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आप देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम खबर दुनिया की। इस कार्यक्रम में हम आपको इस वक्त की बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरें बताते हैं और दो बड़ी खबरों पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा करते हैं। आज हम ट्रंप के परमाणु परीक्षण करने के आदेश के बाद वैश्विक हलचल और भारत अमेरिका के बीच हुए एक महत्वपूर्ण समझौते पर चर्चा करेंगे। कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव को लेकर क्या अपडेट है और किस अफगान नेता ने पाकिस्तान को दी अब तक की सबसे बड़ी धमकी। होंगी और भी महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरें, लेकिन आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की अंतर्राष्ट्रीय हेडलाइंस। भारत अमेरिका के बीच 10 साल के लिए प्रमुख रक्षा साझेदारी फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर। राजनाथ सिंह ने रक्षा क्षेत्र को बताया द्विपक्षीय संबंधों का प्रमुख स्तंभ। कहा, समझौते से दोनों देशों के बीच एक नए दशक की शुरुआत। पाकिस्तान और अफगानिस्तान युद्ध विराम को एक और हफ्ते के लिए बढ़ाने पर सहमत। अगले हफ्ते इस्तांबुल में होगी एक और दौर की वार्ता। बलूचिस्तान के क्वेटा में कानून व्यवस्था की स्थिति गंभीर। इंटरनेट सेवा 24 घंटे के लिए निलंबित। थाईलैंड में शिनावात्रा परिवार का प्रभुत्व खत्म। फ्यू थाई पार्टी ने पूर्व उप वित्त मंत्री जुलापुन को चुना नया नेता। कंबोडिया के साथ सीमा विवाद से जुड़े मामले के बाद अदालत ने पेंटोक्टान शिनावात्रा को पद से किया था बर्खास्त। तंजानिया में चुनाव परिणाम के विरोध में शुरू हुई हिंसा के बाद कम से कम 700 लोगों की मौत। यूएन की सुरक्षा बलों से बल प्रयोग न करने की अपील। विपक्षी दलों को चुनाव में भाग लेने से रोकने के बाद भड़की थी हिंसा। किंग चार्ल्स ने छोटे भाई के खिलाफ उठाया कठोर कदम। शाही उपाधियां और सम्मान लिया वापस। महल से भी हुए बेदखल। यौन अपराधी जेफरी एफस्टीन के साथ एंड्रयू के संबंधों के कारण लिया फैसला। और आइए पहली बड़ी खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ वॉर को अमेरिकी परमाणु हथियारों के परीक्षण शुरू करने के निर्देश दिए हैं। ये निर्देश ऐसे समय पर दिए गए हैं जब दुनिया काफी तनाव के दौर से गुजर रही है। अमेरिकी परमाणु हथियारों के परीक्षण के पीछे ट्रंप का मकसद क्या है और ऐसे परीक्षणों से दुनिया में कहीं परमाणु हथियारों की प्रतिस्पर्धा तो नहीं बढ़ जाएगी? आइए इस संबंध में आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा करेंगे। 33 साल पहले रिपब्लिकन पार्टी के ही राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने नेवादा के मेसा पहाड़ी के नीचे से निकले परमाणु हथियार के जिन्न को हमेशा के लिए बोतल में बंद करने का फैसला ले लिया था। लेकिन ट्रंप के ताजा फैसले ने अपनी ही पार्टी के फैसले को पलट दिया। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ बैठक से कुछ मिनट पहले किए गए ऐलान में ट्रंप ने कहा कि यह कदम रूस और चीन के साथ समान आधार पर उठाया गया है ताकि अमेरिका उनकी बढ़ती परमाणु क्षमता के सामने पीछे न रह जाए। हालांकि ट्रंप ने परमाणु निशस्त्रीकरण के पक्ष में होने का दावा किया, लेकिन रूस और चीन का हवाला दिया जिनके पास बड़ी संख्या में परमाणु हथियार हैं। ट्रंप ने अपने दावे में कहा कि चीन अगले 4 से 5 साल में बराबरी पर पहुंच सकता है। ट्रंप का यह फैसला ऐसे समय में आया है जब रूस ने हाल ही में 2 खतरनाक परमाणु हथियारों का सफल परीक्षण का दावा किया था, जिसने दुनिया को सकते में ला दिया। हालांकि कुछ ही दिनों में बढ़ते तनाव के बीच मॉस्को ने अपने दावे का खंडन कर दिया। क्रेमलिन ने कहा कि जिन क्रूज मिसाइल और अंडर वाटर ड्रोन के परीक्षण का दावा किया गया है, दरअसल वो परमाणु हथियार हैं ही नहीं और इसे किसी भी तरह से परमाणु परीक्षण नहीं माना जा सकता। रूसी प्रवक्ता ने संदेह जताते हुए कहा कि दोनों परीक्षणों को लेकर शायद अमेरिकी राष्ट्रपति को सही जानकारी नहीं दी गई। उधर चीन ने भी चेतावनी दी है कि ऐसे कदम से वैश्विक रणनीतिक संतुलन और स्थिरता पर गंभीर असर पड़ सकता है। दरअसल 1992 में लिए गए अभूतपूर्व फैसले के बाद दुनिया को परमाणु हथियार से मुक्त कराने की कवायद शुरू हुई थी, लेकिन रूस और चीन ने तब भी अपना परमाणु कार्यक्रम जारी रखा, जो 1996 में जाकर थमा। लेकिन कहा जा रहा है कि ये दोनों देशों का महज कागजी फैसला था। इस दौरान कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी यानी सीटीबीटी पर अमेरिका और चीन ने साइन किए, लेकिन ये प्रस्ताव भी कभी औपचारिक रूप से लागू नहीं हो सका। बहरहाल विशेषज्ञों ने ट्रंप के नए आदेश को न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफेरेशन ट्रीटी यानी एनपीटी का उल्लंघन करार दिया है, क्योंकि अमेरिका ने सबसे पहले 1992 में परमाणु परीक्षणों को रोकने का ऐलान किया था।
अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने भी पहले ऐसी ही चेतावनी दी थी कि इस तरह का नया परमाणु परीक्षण वैश्विक हथियारों की दौड़ को और भड़का सकता है, जिससे शांति प्रयासों को गंभीर झटका लगेगा। दरअसल ये खतरा कुछ उसी तरह का है जो दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद शीत युद्ध के साथ शुरू हुआ था। इसलिए अमेरिकी राष्ट्रपति के परमाणु कार्यक्रमों को तेज करने के आदेश ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई चिंता को जन्म दिया है, क्योंकि ये कदम वैश्विक परमाणु निशस्त्रीकरण के प्रयासों के ठीक उलट है। और इस खबर पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुशील कुमार सिंघल, फॉर्मर सीनियर डिप्लोमेट हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं। उनसे हम जानेंगे। सिंघल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। पहला सवाल यही है कि अमेरिका की ऐसी कौन सी मजबूरी है कि प्रेसिडेंट ट्रंप को आदेश देने पड़े कि परमाणु परीक्षण फिर से शुरू किए जाएं? चंद्रशेखर जी, बात यह है कि जो लग रहा है कि जिस तरह की टाइमिंग है, ये इमीडिएट रिएक्शन जो है, रूस ने जो अनाउंस किया कि 2 मिसाइलों का उनके बारे में बातचीत हो रही, जबकि आपकी रिपोर्ट में भी था, जो कि न्यूक्लियर कैपेबल तो है, जो कह रहे हैं अभी तक जो आई हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो गेम चेंजर है कि ये जो रन करेगी, चलेगी, ये न्यूक्लियर, उसमें मिनिएचर न्यूक्लियर पावर प्लांट लगा हुआ है। और वो जो अभी इन्होंने जो अंडर वाटर ड्रोन की जो अनाउंसमेंट हुआ है, उसमें भी यही बात है कि वो जो है बहुत लंबे समय तक रह सकता है पानी में ही, और 10-12 हजार किलोमीटर तक कहते हैं उसकी क्षमता है, और वो रन कर रहा है न्यूक्लियर पावर के ऊपर। तो उससे क्या है कि अमेरिका, जो प्रेसिडेंट ट्रंप है, वो एकदम बौखला गए हैं। और क्योंकि उस तरह की कुछ खबर रिपोर्ट भी आई थी कि अमेरिका, रूस के पास जो अभी परीक्षण चल रहे हैं, यही 2 नहीं बल्कि और भी इस दिशा में काम चल रहा है। तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो अनाउंसमेंट किया है, जो उनका एक अपना तरीका है उनके बात करने का, उन्होंने कहा है कि अमेरिका जो है न्यूक्लियर वेपन टेस्टिंग करेगा, और वो इक्वल बेसिस पे होगी विद अदर न्यूक्लियर पावर्स। तो उसमें ये क्लैरिटी नहीं है कि वो न्यूक्लियर एक्चुअली वार हेड की बात कर रहे हैं, न्यूक्लियर बम की बात कर रहे हैं कि उनका एक्सप्लोजन उसको वो करेंगे, या इसी तरह का जो मिसाइल्स हैं जो कि न्यूक्लियर पावर से चलेंगी, उसके बारे में बात कर रहे हैं। क्योंकि अगर वो कह रहे हैं कि हम न्यूक्लियर वार हेड का टेस्टिंग करेंगे, तो वो बहुत ही चिंताजनक बात है। और यहाँ पर उनकी ओर से यह भी कहा गया है कि चीन जिस तरह से काम कर रहा है इस फील्ड में, वो कहीं अमेरिका से आगे ना निकल जाए। तो इस चिंता को, चीन की जो चिंता है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि ये बात एक काफी हद तक सही है कहना कि चीन बहुत तेजी से अपने जो न्यूक्लियर आर्सेनल है उनका जो है उसमें इजाफा कर रहा है, बहुत तेजी से कर रहा है। लेकिन ये कहना कि 4-5 साल में वो इतना बना लेंगे कि वो अमेरिका के आगे पहुंच जाएंगे, वो मेरे ख्याल से हमें थोड़ा सा विद पिंच ऑफ सॉल्ट लेना पड़ेगा। क्योंकि अमेरिका के पास बहुत बड़ा भंडार है, 3 से 4 हजार उनके पास में न्यूक्लियर बॉम्ब है, उसमें 2000 के करीब ऑलरेडी ऑपरेशनल है, और 2000 उनके बेसमेंट में, जो उसको बोलते हैं कि उसमें रखे हो, स्टोरेज में रखा हुआ है। तो जो नंबर है वो बहुत ज्यादा है, और चीन को उनके बराबर आने के लिए बहुत लंबा समय चाहिएगा, इवन इतनी तेजी से वो करें। लेकिन ये डिलीवरी सिस्टम के बारे में अगर बात कर रहे हैं तो अलग बात हो जाएगी। तो इसमें जो है हमें थोड़ा डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा, क्योंकि जो प्रेसिडेंट ट्रंप का जो स्टेटमेंट आया है, और जो उन्होंने अपने ट्रुथ सोशल पर लिखा है, वो बड़ा वेग है। क्योंकि इसी तरीके से वो और भी स्टेटमेंट वो जो देते हैं, वो बड़े वेग होते हैं, तो उसको मीनिंग निकालना, उसको समझना, डिसाइफर करना, वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, उसके लिए समय चाहिए होता है। इस सब के बीच एक और महत्वपूर्ण सवाल आता है कि ये जिस तरह से चल रहा है इस वक्त पे, ये कहीं दुनिया में जो परमाणु हथियारों की प्रतिस्पर्धा है उसको बढ़ा ना दे। काफी इससे चिंतित भी हैं काफी लोग। बिल्कुल, आप बिल्कुल, चिंता जो है वाजिब है ये, कि अगर ये यूएसए, क्योंकि 92 तक से जो अभी तक कोई फॉर्मल नहीं था ये, लेकिन सब देश इसको मान रहे थे, अमेरिका ने 92 से कोई परमाणु परीक्षण नहीं किया है, और एक तरीके से ये मान लिया गया था कि अब कोई देश परमाणु परीक्षण नहीं करेगा, सारे देश इसको मान रहे थे। अगर अमेरिका ये करने की कोशिश करता है, क्योंकि इसमें अभी और भी बहुत सारी परीक्षण शुरू करने से पहले अमेरिका को बहुत सारे रिसोर्सेज इसमें लगाने पड़ेंगे, कांग्रेशनल अप्रूवल की इसके लिए इनको जरूरत होगी, क्योंकि जो फंडिंग चाहिए उनके लिए, उसके लिए वो अमेरिका में इस वक्त फंडिंग नहीं अवेलेबल है। तो ये भी एक मामला है कि फाइनेंशियल जो है कॉन्स्टेंट है अमेरिका के पास में, एकदम जो है परमाणु परीक्षण
शुरू नहीं हो सकते हैं। लेकिन अगर इस दिशा में काम करना शुरू कर दिया अमेरिका ने, तो ये जो सीटीबीटी थी या एनपीटी है, उस पर बहुत अंतर पड़ेगा, क्योंकि इससे क्या है कि जो कुछ देश हैं जो नहीं कर पा रहे हैं न्यूक्लियर, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन उनको भी फिर उससे बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि उसके बाद उसके होगा, क्योंकि ना कोई मॉरल लीगल अथॉरिटी रहेगी, रेस्ट्रेंट रहेगा उनके ऊपर। तो न्यूक्लियर जो डिसआर्मामेंट का जो प्रिंसिपल है, वो मेरे ख्याल से पूरी तरह से खत्म हो जाएगा एक तरीके से। और स्पर्धा जो न्यूक्लियर स्पर्धा है वो बढ़ेगी, जिससे हमारे जो विश्व में शांति पर बहुत ही नेगेटिव उसका इंपैक्ट आएगा, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। लेकिन क्या ऐसा होगा, ये अभी मुझे इसमें अभी क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि जिस तरह से अनाउंसमेंट हुआ है उसमें काफी अभी वेगनेस है मेरी। ठीक है, सिंघल साहब हमारे साथ बने रहिए। एक और महत्वपूर्ण खबर है, उस पर अभी हम बातचीत करेंगे। हमको एक छोटा सा यहाँ पर ब्रेक लेना है, ब्रेक के उस पार एक और महत्वपूर्ण खबर। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। अगली महत्वपूर्ण खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। ट्रंप टैरिफ के तनाव के बीच भारत और अमेरिका में एक महत्वपूर्ण समझौता हो गया है। हिंद प्रशांत में चीन से मिल रही चुनौतियों के बीच इस समझौते को विशेषज्ञ काफी महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक बता रहे हैं। कुआलालंपुर में भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अमेरिकी युद्ध मंत्री पीट हेग्सेथ ने समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। आइए आपको एक रिपोर्ट के जरिए बताते हैं कि यह समझौता क्या है, और फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा करेंगे। भारत और अमेरिका के बीच मजबूत रक्षा साझेदारी को और आगे बढ़ाने में दोनों देशों को महत्वपूर्ण सफलता मिली है। कुआलालंपुर में 12वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक से इतर दोनों देशों के बीच 10 वर्षीय रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। दोनों देशों के रिश्तों के लिए इसे अहम समझौता बताया जा रहा है। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ये समझौता भारत और अमेरिका के बीच की रक्षा साझेदारी की नीतियों को नई दिशा देगा। उन्होंने कहा कि हमारे द्विपक्षीय संबंधों में रक्षा क्षेत्र एक अहम स्तंभ है। एक मुक्त नियम आधारित हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र के लिए हमारी साझेदारी बेहद अहम है। ये समझौता दोनों देशों के बीच बढ़ते रणनीतिक सहयोग के मजबूत होने का संकेत है। डिफेंस फ्रेमवर्क की शाइनिंग, मैं समझता हूँ कि उसके परिणाम स्वरूप आज एक नए अध्याय का प्रारंभ होगा। इन शब्दों के साथ मैं पुनः आपको धन्यवाद देता हूँ, और मेरा पूरा विश्वास है कि आपकी लीडरशिप में भारत और यूएस के रिश्ते और अधिक मजबूत होंगे। वहीं अमेरिका के युद्ध मंत्री पीट हेग्सेथ ने कहा कि दोनों देशों के रक्षा संबंध इतने मजबूत कभी नहीं रहे। पीट हेग्सेथ ने सोशल मीडिया पर साझा एक पोस्ट में बताया कि उनकी भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात हुई और एक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर हुए। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच हुआ समझौता क्षेत्रीय स्थिरता को मजबूत करेगा। उन्होंने कहा कि सूचनाएं साझा करने, तकनीकी सहयोग बढ़ाने में हम अपने समन्वय को बेहतर कर रहे हैं। 10 वर्षों का नया रक्षा समझौता भारत और अमेरिका की रक्षा साझेदारी को और ज्यादा मजबूत करेगा। इस समझौते से क्षेत्रीय स्थिरता और सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा। दोनों देशों ने अपनी सूचना साझा करना, समन्वय और तकनीक सहयोग को भी बढ़ाने का फैसला किया है। भारत अमेरिका के रक्षा संबंध इतने मजबूत कभी नहीं रहे। इससे पहले भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने भी कुआलालंपुर में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ मुलाकात की थी। इस मुलाकात के बाद अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने अपने एक बयान में कहा था कि भारत के साथ रिश्तों की कीमत पर अमेरिका पाकिस्तान से संबंध मजबूत नहीं करेगा। वहीं हिंद प्रशांत में चीन की चुनौती को देखते हुए भी भारत और अमेरिका के बीच मजबूत होते रक्षा संबंधों को ऐतिहासिक माना जा रहा है। टैरिफ को लेकर दोनों देशों के संबंधों में कुछ खटास जरूर आई है, लेकिन दोनों ओर से आ रहे बयानों से लगता है कि अगले कुछ महीनों में इसका भी हल निकाल लिया जाएगा। सुशील कुमार सिंघल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फॉर्मर सीनियर डिप्लोमेट हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। सिंघल साहब, आज ये जो समझौता हुआ है, हिंद प्रशांत में जो चुनौतियां हैं उसको देखते हुए कितना महत्वपूर्ण ये समझौता है? तो बहुत जो हमारा जो डिफेंस कॉर्पोरेशन के ऊपर जो एग्रीमेंट हुआ है, ये एक्चुअली हमारा 2015 में पहले हुआ था। और उसका 10 साल की उसकी अवधि थी। अब उसको रिन्यू किया गया है जी। और भारत और अमेरिका के जो संबंध हैं डिफेंस के, वो पिछले 20 साल से बहुत ही बराबर प्रोग्रेस करते जा रहे हैं। हमने इसके बहुत सारे, जो 2015 में जब एग्रीमेंट हुआ था, उसके बाद भी हमारे 3-4 और एग्रीमेंट हमने साइन किए थे, जो उन्होंने हमारी जो रिलेशनशिप है, डिफेंस रिलेशनशिप है, उसको बहुत बढ़ावा दिया उसने, उसको जो है। और इसमें क्या हमें फायदा होना, जो आप जैसा आपने अभी सवाल उसका किया है कि हिंद महासागर के लिए, हिंद महासागर में जैसा कि हम जानते हैं कि बहुत इंडियन ओशन और जो हिंद महासागर में जो चल रहा है, उसमें भारत और देशों के साथ में
कोऑपरेट कर रहा है और अपनी पोजीशन जो है उनको हम कोऑर्डिनेट करते हैं। तो ये जो डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है उससे हमें फायदा ये होगा कि हमारी जो अमेरिका की फौज है, हमारी की जो मिलिट्री है, डिफेंस फोर्सेस हैं, वो इंटर ऑपरेबिलिटी जिसको बोलते हैं वो बहुत आसान उसके लिए उसमें संभावना होगी, क्योंकि उसमें अंडरस्टैंडिंग हमारी उसमें आ रही है। दूसरा, हमारी टेक्नोलॉजी शेयरिंग और इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन जो है उसको बहुत बढ़ावा मिलेगा। और इन भारत को जो है, जो एडवांस टेक्नोलॉजी की हमें जरूरत है, जो यूएसए में सबसे ज्यादा अवेलेबल है, उसका हमें फायदा होगा। और जो स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट हमारा जिसको बोलते हैं यूएसए के साथ, इन हमारी जो पॉलिसीज इसके बारे में बात कर रहा था, पर्टिकुलरली जो पैसिफिक में ओशन में जो है और इंडियन ओशन में, वो हम बहुत कोऑर्डिनेट कर पाएंगे, क्योंकि डिफेंस में हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग एक दूसरे के साथ में बहुत गहरी होगी इसके साथ में। और हम उसके यूएसए के जो है उसमें की पार्टनर बन के आएंगे, जो कि उसमें हमारे जो उनके जो एक्सपोर्ट कंट्रोल है वो हमें स्पेशल प्रेफरेंस मिलती है, और जो हमारे को जरूरत है टेक्नोलॉजी की या वेपनरी की, उसके एक्सपोर्ट में बहुत सुविधा होती है उसमें, क्योंकि हमारे बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑलरेडी वहां पर है। और जो इसके जो कॉन्फिडेंशियलिटी वगैरह के जो एग्रीमेंट है वो ऑलरेडी उसका फ्रेमवर्क अवेलेबल होता है, तो बार बार नहीं करना पड़ता। ठीक है। तो उसका बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। और दूसरा, जैसे मैंने कहा कि हमारे जो अंडरस्टैंडिंग है एक दूसरे की, उसमें जो हम जो भी काम करते हैं और जो भी पॉलिसीज हैं उसमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग बहुत आसान हो जाएगी। सिंघल साहब, यहीं पर बैठक हुई थी और एक मुलाकात भी हुई थी जो भारत के विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर और अमेरिका के मार्को रूबियो के बीच में। वहां पर मार्को रूबियो की ओर से एक बयान आया था कि अमेरिका भारत की कीमत पर पाकिस्तान से संबंध मजबूत नहीं कर सकता। इस बयान को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, अब ये जो है क्या हुआ है कि अमेरिका और पाकिस्तान के जो बातचीत हो रही है वो 2-3-4 दफे मिले हैं, तो लोगों को कुछ ये संभावना लगने लगी कि शायद अमेरिका पाकिस्तान की तरफ ज्यादा, बहुत सारे कारण हैं उसके, कि उनकी तरफ बढ़ावा ज्यादा दे रहा है। तो ये एश्योरेंस दिया गया, ये क्लैरिटी दी गई है यूएसए की तरफ से पाकिस्तान के मामले में, कि पाकिस्तान से जो संबंध है उनके अपनी स्टैंडिंग पर है, उनके अपने रीजंस हैं उनके, उसके लिए किए जा रहे हैं। ये नहीं है कि अगर उनकी पाकिस्तान से हम बातचीत कर रहे हैं तो उससे हम भारत को नुकसान पहुंचाएंगे। जो भारत और यूएसए के जो संबंध है वो अपनी अपनी स्टैंडिंग पर है, रिलेशनशिप वो अपनी रीजंस पर है, ना कि उसके लेंस से, हम पाकिस्तान के लेंस से देखा जाएगा भारत की रिलेशनशिप को। तो वो उन्होंने क्लैरिटी की है कि पाकिस्तान से हम बातचीत कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम भारत के साथ में उसके संबंधों पर कोई असर, नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि भारत जो कर सकता है वो पाकिस्तान की संभावना, उस पॉसिबिलिटी नहीं है उनके लिए। या इंडो पैसिफिक की जैसे हम बातचीत कर रहे हैं, इंडो पैसिफिक में इंडिया की अपनी स्टैंडिंग है, हमारी जो नौसेना है जो काम करती है, वी आर द फर्स्ट रेस्पॉन्डर। इनफैक्ट यूएसए हमारे ऊपर डिपेंड करता है, कई अगर वहां पर कोई आपदा आती है तो भारत जो है उसको देता। पायरेसी की कई बार समस्या आती है तो इंडियन नेवी जो है वो करती है, ना कि अमेरिका या कोई और करता है। ठीक है सिंघल साहब, अंतिम सवाल, हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि ट्रेड को लेकर के अब दोनों ओर से जो संकेत मिल रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं लग रहा है कि अब आने वाले दिनों में ये मसला हल हो सकता है। देखिए, मसला तो ये हल होगा ही होगा, इसमें कोई तो मुझे इसमें नहीं लग रहा, क्योंकि अमेरिका भी नहीं चाहता, भारत भी नहीं चाहता कि इस ट्रेड के इशू को लंबा खींचा जाए। कुछ कंसर्न है हमारी भी उनकी भी, जिसको बहुत हम जो सुनने में आ रहा है कि बहुत नैरो हो गई है, नैरो डाउन किया गया है। होता है, इसमें समय लगता है इन चीजों में, लेकिन जिस तरह के सिग्नल प्रेसिडेंट ट्रंप खुद दे रहे हैं या उनके सहयोगी दे रहे हैं, और या भारत की तरफ से भी जो स्टेटमेंट आ रहे हैं, वो बहुत क्लियर लग रहा है उससे कि इस मामले में बहुत जल्दी ये समझौता हो जाएगा, और ये जो इश्यूज हैं, जो टैरिफ के इश्यूज हैं, वो मेरे ख्याल से जल्दी ही सॉल्व हो जाएंगे। जैसा कि ठीक है सिंघल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और दोनों ही महत्वपूर्ण विषयों पर अपना महत्वपूर्ण विश्लेषण हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के उस पार कुछ और बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें आपको बताएंगे। ब्रेक के बाद अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस कार्यक्रम में आज इतना ही, लेकिन जाते जाते हम आपको छोड़ के जा रहे हैं आज की कुछ और बड़ी और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। आप इन खबरों को देखिए और हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार।
तुर्की के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने तुर्की में वार्ता के दौरान युद्ध विराम को कम से कम एक और हफ्ते के लिए बढ़ाने पर सहमति जताई है। दोनों पक्ष 6 नवंबर को इस्तांबुल में एक उच्च स्तरीय बैठक में फिर से मिलने की योजना बना रहे हैं ताकि युद्ध विराम को लागू करने के तरीके को अंतिम रूप दिया जा सके। वहीं अफगानिस्तान के कार्यवाहक गृह मंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी ने इस्लामाबाद को चेतावनी दी कि काबुल किसी भी तरह की आक्रामकता बर्दाश्त नहीं करेगा। हक्कानी ने कहा कि अफगानिस्तान को नुकसान पहुंचाने वाली कोई भी आक्रामक कार्रवाई बड़ी गलती साबित होगी। हक्कानी ने कहा, हम किसी के साथ टकराव नहीं चाहते, हालांकि आक्रमण करने वाले को ये जान लेना चाहिए कि हमारे लिए अपनी रक्षा करना मुश्किल नहीं है। हमारे पास लंबी दूरी की मिसाइलें या उन्नत हथियार नहीं हैं, फिर भी हमारा संकल्प अटल है, हम किसी भी परिस्थिति पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। ब्रिटेन में किंग चार्ल्स तृतीय ने प्रिंस एंड्रयू से उनके सभी शाही खिताब और सम्मान छीन लिए हैं। एंड्रयू पर अमेरिकी यौन अपराधी जेफरी एपस्टीन से संबंध रखने का आरोप है और हाल ही में अमेरिकन लड़की वर्जीनिया ज्यूफ्रे की आत्मकथा में एंड्रयू द्वारा ज्यूफ्रे की युवावस्था के दौरान उनके साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाने का आरोप है। थाईलैंड की राजनीति में शिनावात्रा परिवार का दशकों पुराना प्रभुत्व खत्म हो गया है। थाकसिन शिनावात्रा द्वारा बनाई गई देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी फ्यू थाई ने पूर्व उप वित्त मंत्री चुलापुन अमोरनिवोत को अपना नया नेता चुन लिया है। थाकसिन की बेटी पेंटोक्टान शिनावात्रा ने पिछले सप्ताह फ्यू थाई पार्टी प्रमुख के पद से इस्तीफा दे दिया था। अगस्त में कंबोडिया के साथ सीमा विवाद से जुड़े मामले के कारण अदालत ने उन्हें प्रधानमंत्री पद से हटा दिया था। तूफान मेलिसा ने अब तक लगभग 49 लोगों की जान ले ली है। ये संख्या और बढ़ने की आशंका है। हैती में कम से कम 30 लोगों के मारे जाने और 20 के लापता होने की खबर है। जमैका में 19 लोगों की मौत की सूचना है। डोमिनिकन गणराज्य में तूफान के कारण एक व्यक्ति की मौत की खबर है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने देश के इतिहास में सबसे कम शरणार्थी प्रवेश सीमा की घोषणा की है, जिसके तहत वित्तीय वर्ष 2026 के लिए केवल 7,500 लोगों के प्रवेश को सीमित कर दिया गया है। इसमें ये भी संकेत दिए गए हैं कि उपलब्ध 7,500 स्लॉट्स के लिए प्राथमिकता दक्षिण अफ्रीका के श्वेत अफ्रीकनर्स को दी जाएगी। खबर दुनिया की के प्रायोजक